नमस्कार मित्रों, आज की हमारी साइकोलॉजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विवरणात्मक विधियां। हम आपको साइकोलॉजी की शिक्षण विधियां पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उनको आप देखना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर विधियां। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें से निश्चित रूप से प्रश्न बनता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं आपको जीरो लेवल से यहां पर साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपको बहुत जल्द, यानी कि या तो आज या कल से संस्कृत की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड की। जिनको भी तैयारी करनी है आप फटाफट जुड़ जाइए क्लास से। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताते हैं और इसको मैं क्लियर करके समझाऊंगा कि होता क्या है। तो सबसे पहले व्यक्ति इतिहास विधि, यानी कि व्यक्ति के इतिहास से संबंधित जानकारी इकट्ठी करके उसके बारे में पता लगाना होता है। ठीक है, देखो इसके कई नाम हैं। तो सबसे पहले यहां से प्रश्न बन जाता है कि व्यक्ति इतिहास विधि के क्या क्या उपनाम हैं, क्योंकि उपनाम से रिलेटेड भी प्रश्न हमारा आ जाता है। तो उपनाम में ध्यान रखना होगा, इतिहास गाथा भी इसको कहते हैं, जीवन गाथा भी इसका नाम है, जीवन वृत्त विधि भी इसका नाम है, और व्यक्ति इतिहास विधि तो इसका नाम है ही। अंग्रेजी में इसका नाम केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं। ठीक है, केस हिस्ट्री मेथड, यानी कि जो हमारा हिस्ट्री का कार्य होता है, जो हिस्ट्री की गतिविधियां होती हैं, ठीक है, पूर्व जो कुछ उसने किया है वो सब कुछ इसमें देखा जाता है, उसको सबको एकत्रित किया जाता है, उसके आधार पर ही आकलन किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे उपनाम। ठीक है, कि ये सारे उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से पूछ लिया जाता है। अब आता है अगला प्रश्न हमारा कि प्रवर्तक कौन है। व्यक्ति इतिहास विधि का प्रवर्तक टाइडमैन को माना जाता है। ठीक है, टाइडमैन 1737 जर्मनी में इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो टाइडमैन ने कौन सी विधि बनाई है भाई? व्यक्ति इतिहास विधि। तो चलिए मित्रों, अब मैं इसको बता रहा हूं आपको किस तरह से आपको समझना होगा, आपको एकदम फिट हो जाएगी दिमाग में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुधा मनोवैज्ञानिकों का अनेक प्रकार के व्यक्तियों से पाला पड़ता है। ठीक है, जैसे जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका नित्य नए नए लोगों से मतलब पाला पड़ता है। उसमें कई मानसिक रोगी भी होते हैं, अनेक प्रकार की मतलब मनोवृत्तियां उनके अंदर होती हैं। ठीक है, ऐसे अनेक प्रकार के लोगों से उनका पाला पड़ता है मनोवैज्ञानिकों का। अब इनमें कोई अपराधी भी हो सकता है, कोई मानसिक रोगी भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का मानसिक रोगी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हो सकता है, झगड़ा करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। इसके अलावा कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, और कोई समस्यात्मक बालक भी हो सकता है, प्रॉब्लम चाइल्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे अनेक प्रकार के लोगों से मनोवैज्ञानिकों का पाला पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के विचार से व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है, यानी कि वो अनुचित व्यवहार करने लगता है बच्चों। ठीक है, इसका वास्तविक कारण जानने के लिए वह व्यक्ति के इतिहास से रिलेटेड जो कुछ भी तथ्य होते हैं उनको जाना जाता है, उनको एकत्रित किया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे हम हर कड़ी को जोड़ते चलते हैं। इस उद्देश्य से वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, वह धीरे धीरे उस व्यक्ति से संबंधित उसके माता पिता, शिक्षकों, संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों आदि से मिलकर के, ठीक है, उनसे उससे रिलेटेड जो भी कुछ जानकारी होती है वो सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है। जैसे कि ये व्यक्ति है, अब इससे रिलेटेड उसके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, उन सब से बातचीत की जाएगी इसके बारे में और पूछताछ की जाएगी, फिर उनको नोट किया जाएगा। इस प्रकार वह व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, रुचियों, क्रियाओं और उसके शारीरिक स्वास्थ्य, इसके अलावा संवेगात्मक विकास से संबंधित उसके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। क्या आंकड़े? ठीक है, जैसे कि मान लो इसके दोस्त हैं उनसे मिलेंगे हम, इसके रिश्तेदार हैं उनसे मिलेंगे हम, ठीक है, इसके बाद में जो शिक्षक हैं उनसे मिलेंगे हम, और जहां जहां पर ये जाता है वहां से हम डाटा इकट्ठे करेंगे। ठीक है, तभी तो पता लगेगा व्यक्ति के बारे में। जैसे मान लो कि तुम्हारे बारे में हमें पता लगाना है, ठीक है, तो फिर हम तुम्हारे दोस्तों से बात करेंगे,
ठीक है, तुमसे बात करेंगे तो डायरेक्ट तुम तो बताओगे नहीं इस बात को, ठीक है, तुम बातों को छुपा सकते हो, लेकिन दोस्तों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, आपके रिश्तेदारों से पूछेंगे, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में और भी जो दोस्त हैं उनसे जानकारी करेंगे, आपके शिक्षकों से बात करेंगे, आपके माता पिता से बात करेंगे, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा इस चीज का, और आपकी केस स्टडी हो रही है। इस तरह से इसमें केस स्टडी चलती रहती है बच्चों, समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो तथ्यों की सहायता से वह उन कारणों की खोज कर लेते हैं फिर, ठीक है, जिन कारणों को हम जानना चाह रहे थे, यानी जिनके वजह से व्यक्ति मनोविकारों का शिकार बन करके अनुचित व्यवहार करने लग जाता है। जैसे बालक अनुचित व्यवहार कर रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ा रहता है, स्वभाव उसका बदला बदला सा हो गया है, किसी से बोलता नहीं है, गुमसुम सा रहता है। अब हमें ऐसे बालक के बारे में पता लगाना है तो सबसे जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसके बाद में उन आंकड़ों के आधार पर जो आपने जानकारी इकट्ठी की है, उस जानकारी के आधार पर आप पता लगा सकोगे कि वास्तव में इसका कारण क्या है। समझ गए बात को? इसी से पता लगेगा कि वास्तव में उसका कारण क्या है। इस प्रकार इस विधि का उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना होता है, ठीक है, यानी कि जो विशिष्ट व्यवहार बालक कर रहा है उसका पता लगाना होता है। फ्रेंड्स, आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर। तारे जमीन पर भी एक ऐसा ही सीन होता है, उसमें भी एक बालक है दरशील सफारी, उसमें भी कुछ मानसिक प्रॉब्लम थी उसको इसी तरह की, ठीक है। बहुत सारे टीचर बदल जाते हैं लेकिन उसकी प्रॉब्लम को कोई जानना नहीं चाहता है। जब आमिर खान आता है तो उसकी बारीकी से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है और उसके पूर्व इतिहास को उठा के देखता है, उसकी जितनी भी काफ़ी थी होमवर्क की उनको देखता है, उससे उसको पता लगता है, फिर उसके टीचर से बात करता है, ठीक है, जैसे तैसे उसके माता पिताओं से बात की उसने। अब उसके बाद में उसको बहुत सारी चीज़ें पता लग गई कि वास्तव में बालक के मतलब अंदर क्या है और बालक की प्रॉब्लम क्या है। फिर उसने उस प्रॉब्लम को समझा, उसके बाद में प्रॉब्लम को धीरे धीरे सॉल्व भी किया और उसके अंदर वास्तव में जो कला थी उसको बाहर निकाला और उसको विकसित किया। इस तरह से हमें बालक को पहचानना होता है और उसी तरफ उसका विकास करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि व्यक्ति इतिहास विधि का हम उपयोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि प्रश्न आ जाता है सीधा सा कि व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उत्तर में होगा व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। किसी कारण का निदान करना, समझ गए बात को? किसी भी कारण का क्या करना होता है? निदान। निदान आप जानते हैं समस्या का पता लगाना होता है और दूर करना उपचार कहलाता है। अब चलिए आगे इसमें और अच्छे से यहाँ पर मैंने लिखा भी है उसको भी समझते हैं। समस्यात्मक एवं अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों बालकों के व्यवहार के अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। जैसे कोई समस्यात्मक बालक है, समस्यात्मक बालक जो समस्या उत्पन्न करते हैं वो सारे समस्यात्मक बालक हैं, ठीक है। इसके अलावा अपराधी बालक हैं जो अपराध करते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे बालक हैं, ठीक है, उनके अध्ययन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक ही व्यक्ति को केंद्र में रख करके उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विवरण एकत्रित किया जाता है। बिल्कुल सही सी बात है। जैसे कि कोई भी बालक है, ठीक है, कोई भी बालक है तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी होगी वो इकट्ठी की जाएगी। बस एक ही व्यक्ति को केंद्र बिंदु मान करके हम चलते हैं, एक ही बालक को केंद्र बिंदु मान करके हम चलते हैं। जैसे अभी हमने आपको स्टडी करके बताई थी किस तरह से स्टडी की जाती है। तो कोई भी बालक है, जैसे आपका क्लास में कोई बालक है जो बहुत परेशान रहता है, गुमसुम रहता है, मतलब बोलता नहीं है किसी से और दुखी सा रहता है, तो अब आप उससे पूछोगे तो बताएगा नहीं सीधा सीधा। तो आप उसकी केस स्टडी करिए। केस स्टडी करके आप पता लगा सकते हो कि वास्तव में बालक की प्रॉब्लम क्या है, वहाँ प्रॉब्लम तक आप पहुँच सकते हो, उसकी समस्या तक आप जा सकते हो, ठीक है। ऐसे आगे लिख रहे हैं, देखिए यहां से देखो, यहां लिखते हैं जिस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना होता है उसके बारे में उसके माता पिता से, मित्रों से, परिवार के सदस्यों से, शिक्षकों से, संबंधी पड़ोसी आदि से भेंट करके पूछताछ की जाती है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का बहुत ही अच्छे से निदान किया जाता है। क्या किया जाता है? निदान किया जाता है, यानी कि उसकी जो समस्या है वो क्या है उसका पता लगाया जाता है। यानी कि जो बालक या व्यक्ति इस तरह का जो अनुचित व्यवहार कर रहा है, असामान्य व्यवहार कर रहा है, जो मतलब सामान्य से हटके व्यवहार कर रहा है, किसी भी तरह का व्यवहार हो सकता है, ठीक है, रात भर रोता रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, ठीक है, तो ये असामान्य व्यवहार है, ये कोई सामान्य व्यवहार नहीं है। इस तरह से इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का बहुत अच्छे से निदान किया जाता है। इसलिए इस विधि को नैदानिक मनोविज्ञान की आत्मा कहते हैं। बहुत ही मोस्ट फैक्ट है बच्चों ये,
समझ गए? यानी कि प्रश्न आया कि नैदानिक मनोविज्ञान की आत्मा किसे कहते हैं, उत्तर हो जाएगा व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है, क्योंकि इस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का बहुत अच्छे से निदान किया जाता है, इसलिए इसका सर्वाधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। ये भी प्रश्न हमारा बन जाता है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयोग किस विधि का होता है, तो वो है केस स्टडी। आपको पता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे मानसिक प्रॉब्लम वाले बच्चे आते हैं, अनेक प्रकार की उनके अंदर मतलब समस्याएं होती हैं, तो उनका पता ऐसे ही लगाया जाता है, डायरेक्ट आप पूछोगे तो बताएगा नहीं वो। और इसी तरह से जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले भी इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई अपराधी है तो अपराधी डायरेक्ट थोड़ी कहेगा कि हाँ मैंने चोरी करी है, हाँ मैंने अपराध किया है, हाँ मैंने ये काम किया है, ऐसे तो कहेगा नहीं कभी भी। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, वो जब नहीं बताता है तब वो केस स्टडी करते हैं, उसकी पूरी डिटेल मौके पर जाते हैं, उसके रिश्तेदारों से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, और कहाँ कहाँ उसका लिंक है, कहाँ कहाँ वो अटैचमेंट है उसका, वहाँ सब जगह जाते हैं और इकट्ठा करते हैं आंकड़े, तभी पता लग पाता है। लास्ट में मतलब कंक्लूजन निकल के आता है कि हाँ वास्तव में इसका हाथ है और ऐसा इसने ही किया है। तो ये होती है केस स्टडी हमारी। अब देखो आगे इसमें लिखा है कि इस विधि का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के किसी असामान्य या फिर विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। यानी कि या तो विशिष्ट व्यवहार हो सकता है, कुछ भी अलग व्यवहार हो सकता है, या फिर असामान्य व्यवहार हो सकता है। उस असामान्य या विशिष्ट व्यवहार का कारण का पता लगाना कि भाई ऐसा वो कर क्यों रहा है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे इसमें एक परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट परिभाषा है, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या परिभाषा है? कह रहे हैं कि जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। क्या हुआ? किसी कारण का निदान करना। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी है। किसके विषय में दी है? व्यक्ति इतिहास विधि के बारे में। आगे है प्रो वर्गस ने इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र नाम दिया। सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र नाम दिया। जैसे सूक्ष्मदर्शी जो होता है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को देख लेता है, उसी तरह यहां पर भी हम स्टडी के माध्यम से उसकी हर चीज को देख लेते हैं, छोटी छोटी हर चीज को उसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो कहीं से भी प्रश्न बन जाता है, इसलिए आपको हर लाइन को याद रखना होगा। मैंने इसमें वही लाइन लिखी है जो आपके लिए आने वाली है, एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी लाइन को मैंने यहां पर लिखा है। आगे कह रहे हैं कि इस विधि में निदान के बाद उपचार भी किया जाता है। यानी निदान हो गया, समस्या का पता लग गया, उसके बाद में उपचार भी किया जाएगा, उसका इलाज भी किया जाएगा। ठीक है, ऐसे तो इस तरह से आप समझ गए होंगे इसमें कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है, ये आप जान गए होंगे। तो व्यक्ति इतिहास विधि में कुल मिलाकर के व्यक्ति के इतिहास से मतलब उसके जो तथ्य होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, और जो उसका असामान्य व्यवहार है, उसका विशिष्ट व्यवहार है, उसको हम जानते हैं, उसका पता लगाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि कोई बालक है जो असामान्य व्यवहार कर रहा है कक्षा में, ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए आपको इस विधि का उपयोग करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि ये पीडीएफ नोट्स आप चाहते हो तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करो, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसका लोगो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मिशन करियर क्लासेज। अभी डाउनलोड करें, उस पर आप लाइव क्लास भी ले सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगली हमारी विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के बारे में हम समझते हैं पूरी डिटेल, क्या है प्रश्नावली विधि और किस तरह से उसका उपयोग होता है। प्रश्नावली विधि का नाम से पता लग रहा होगा, प्रश्नावली विधि में हम प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है, अध्ययन करते हैं। इसमें कैसे करते हैं चलिए आगे देखेंगे हम पूरा। तो इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयोगकर्ता जैसे कोई भी समस्या उसके सामने आ जाती है, तो उस समस्या से मतलब संबंधित अनेक लोगों के विचार जानना चाहता है, तब हम प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। कैसे, चलो आगे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रवर्तक इसमें। तो प्रवर्तक में आपको वुडवर्थ का नाम ध्यान रखना है। कौन है? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने निर्माण किया इसका 1918 में और अमेरिका में किया है। तो याद रखना है वुडवर्थ इसके प्रवर्तक हैं और 1918 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक, आगे समझते हैं कि इस विधि में क्या होता है। आगे देखिए, एक लाइन में मैंने लिखा है यहाँ पर, ये विधि क्या है। इस विधि के बारे में एक लाइन लिखी है कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना इस विधि का मुख्य काम होता है।
यानी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके, जैसे आपने प्रश्नावली तैयार कर ली एक सीक्वेंस में, उसके उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य इकट्ठे करते हैं हम। इस विधि में यही काम होता है। आगे सुनिए, प्रश्नावली प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है जिससे व्यक्ति के किसी भी पक्ष के व्यवहार का मापन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के व्यवहार का मापन हम कर सकते हैं प्रश्नावली के माध्यम से। प्रश्नावली में जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं वो एक श्रृंखला में होते हैं। जिस प्रकार आपने बीएड इत्यादि में प्रस्तावना की होगी तो उसमें हम एक सीक्वेंस में प्रश्न बनाते हैं, उसी तरह आप यहाँ पर भी एक श्रृंखला में तैयार करते हैं प्रश्नों को। उसके बाद में हम बच्चों से पूछते हैं या किसी व्यक्ति से पूछते हैं जिसके बारे में समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं, जिसकी समस्या का पता लगाना चाह रहे हैं, उससे हम सवालों को पूछेंगे, प्रश्नावली के प्रत्येक सवाल को पूछेंगे और उसका रेस्पॉन्स हम अंकित करेंगे कि इसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। उसी रेस्पॉन्स या उसी आंकड़ों के आधार पर हम निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, यहाँ पर इसको आगे स्पष्ट किया जा रहा है और सरल तरीका से। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयोगकर्ता किसी शिक्षा समस्या के बारे में अनेक व्यक्तियों के विचारों को जानना चाहता है, तब प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। ये हम पहले ही बता दिया कि हम प्रश्नावली का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं। कोई भी शिक्षा से जुड़ी समस्या है, ठीक है, तो हम प्रश्नावली तैयार करेंगे, उससे रिलेटेड प्रश्न तैयार करेंगे श्रृंखला में। उसके बाद में हम उन प्रश्नों को पूछते हैं, उनके जो उत्तर आते हैं उन उत्तरों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। आगे चलिए, अब चलिए मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं। उदाहरण से आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए, यहाँ लिखा है कि राधाकृष्णन कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार करके शिक्षा विशेषज्ञों के पास भेजी। यानी जो हमारा राधाकृष्णन आयोग बना, ठीक है, उसने विश्वविद्यालय शिक्षा से जुड़ी हुई, मतलब विश्वविद्यालय जो शिक्षा है उससे संबंधित प्रश्नावली तैयार करी। जो विश्वविद्यालय शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह का होना चाहिए, इसमें किस तरह की शिक्षा और ऐड होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट इसमें और होने चाहिए, बच्चों को किस तरह से इसमें मतलब शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सारे तमाम सवालों को इसमें प्रश्नावली के माध्यम से उन्होंने पूछा। तो विशेषज्ञ जो लोग थे, शिक्षाविद जो लोग थे, शिक्षा के बारे में जानकारी रखने वाले जो लोग थे, वैज्ञानिक जो लोग थे, ठीक है, विद्वान जो लोग थे, उनके पास में उन्होंने उसको भेजा और उनके विचार इकट्ठे किए। कई हजार उनके विचार आए। ठीक है, तो इस तरह से अनेक व्यक्ति या विशेषज्ञों के विचारों को एकत्रित किया जाता है इसमें। समझ गए बात को, प्रश्नावली के माध्यम से। आगे चलिए, इसे परीक्षार्थियों या विशेषज्ञों के पास डाक, तार, मेल या कोरियर अथवा अन्य माध्यमों से पहुंचाया जाता है। यानी कि आप जिनसे विचार जानना चाह रहे हो उनके पास में आप डाक से भी भेज सकते हो, तार के माध्यम से भी मेल कर सकते हो, कोरियर से भेज सकते हो, या आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल इत्यादि के माध्यम से भी भेज सकते हो और ऑनलाइन ही उनके विचार जान सकते हो। जिसको हल करके वापस करने का आदेश दिया जाता है, अर्थात इसे अप्रत्यक्ष रूप से हल करवाया जाता है। यानी प्रत्यक्ष हल नहीं करवाते, उसके घर पे भेज दिया, उसको वो जो प्रश्न है उनका उत्तर लिख करके वो वापस उसको भेजना होता है। तभी तो हम विचार पता लगाएंगे उसके कि इसके क्या विचार हैं इसके बारे में। इस तरह से इसमें कार्य किया जाता है। आगे देखिए, इसमें आगे और क्या है, कह रहे हैं कि इसकी वैधता और विश्वसनीयता बहुत कम होती है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि आप को कोई प्रश्नावली तैयार करके आपके घर भेज दें, ठीक है, और आपसे कहें कि आप कहीं से भी कैसे भी करके इनके उत्तर लिख के भेजने हैं, आपके क्या विचार हैं वो विचार जानना चाहते हैं, तो व्यक्ति जरूरी नहीं कि जो वास्तव में उसके विचार हैं वो ही उसमें दिखाए। हाँ, वो बनावटी भी तो बता सकता है। इसलिए इसमें ज़्यादा मतलब वैध नहीं मान सकते, इसको विश्वसनीय ज़्यादा नहीं मान सकते इसको ऐसे। अतः वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया, किंतु इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता कम होने पर उसने परिसूची का निर्माण किया। फिर वैसे तो सबसे पहले वुडवर्थ का ही नाम आता है प्रवर्तक में, लेकिन इसकी विश्वसनीयता नहीं थी इतनी, ठीक है, इतनी लोकप्रिय नहीं थी, विश्वास के लायक ये विधि नहीं थी। तो फिर उसने क्या किया, अलग से नई विधि बनाई, परिसूची। ठीक है, इस तरह से परिसूची के बारे में हम आगे अलग से बता देंगे। यदि आपको जानना है परिसूची के बारे में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नावली का सबसे पहले प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका में सैनिकों के व्यक्तित्व मापन के लिए वुडवर्थ ने सन 1918 में किया, जहां इसे कागज पेंसिल परीक्षण या विधि नाम दिया गया। बहुत ही मोस्ट फैक्ट है ये। कागज पेंसिल परीक्षण या विधि किसे कहते हैं? प्रश्नावली विधि को कहते हैं। किसने नाम दिया? वुडवर्थ ने दिया। कब दिया? 1918 में दिया।
प्रश्नावली का सबसे पहले प्रयोग कब किया? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। कहां? अमेरिका में सैनिकों के व्यक्तित्व मापन के लिए किया गया। देखो इन 3 लाइनों में से कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं आपके। ये छोटे छोटे प्रश्न है ना, ये एग्जाम में आके कंफ्यूजन कर देते हैं, इसलिए आपको क्लियर साफ सुथरा याद रहना चाहिए एकदम अच्छे से, तभी जाके आप अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्रश्नावली विधि क्या होती है, प्रश्नावली में क्या कार्य किया जाता है। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहां पर एक विशेष तथ्य मैंने यहां लिखा है, प्रश्नावली के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। तो यहां लिखा है कि प्रश्नावली के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। प्रश्नावली जो विधि है इसके 4 प्रकार हैं। कैसे कैसे, चलिए देखते हैं। पहला प्रकार है खुली प्रश्नावली। एक खुली प्रश्नावली हो सकती है। अब खुली प्रश्नावली क्या होती है समझते हैं। परीक्षार्थी उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसमें फ्री कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं, कैसा भी उत्तर लिख सकते हैं। जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं ये खुली प्रश्नावली कहलाती है। इसमें खुले विचार लिखे जा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। आप 1000 लोगों से लिखवाइए तो निश्चित रूप से अलग अलग विचार ही आएंगे इसमें। ठीक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो उनके भी उत्तर लगा सकते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है तो उनके भी यहां पर स्वतंत्र विचार प्रकट किए जा सकते हैं। इस तरह से ये एक हो गई हमारी खुली प्रश्नावली। तो खुली प्रश्नावली क्या होती है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, खुली प्रश्नावली में स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, या विचार प्रकट कर सकते हैं स्वतंत्र रूपेण। आगे देखो, और जब समझ जाओगे चारों तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। आगे है बंद प्रश्नावली। देखो दोनों में अंतर देखना। बंद प्रश्नावली क्या होती है? परीक्षार्थी उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं इसमें, यानी कि उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं, उनको फिक्स कर दिया जाता है, इन्हीं में से उत्तर देना होता है। जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ए, वे और से और दे, ये 4 आपको फिक्स कर दिया कि इन्हीं में से उत्तर देना होगा, इसके अलावा नहीं दे सकते आप। कैसे दे सकते हो? एवं सदे में से। आपको जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उसमें फिक्स रहता है, वो बॉन्ड रहते हैं, वो आपके बंद प्रश्नावली के अंतर्गत आएगा। ये आपकी खुली प्रश्नावली नहीं कहलाएगी। तो यहां पर यदि आपको ए ऑप्शन देना है तो ए करिए, बे से दे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते आप ऐसे। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आया होगा आपको। अब देखो और भी है आपकी तीसरी, कौन सी है? तीसरी है आपकी चित्रित प्रश्नावली। चित्रित प्रश्नावली में क्या होता है? चित्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, यानी इसमें चित्रों पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसका प्रयोग अनपढ़ों पर भी किया जा सकता है, यानी जो अनपढ़ लोग होते हैं उन पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से भी कई बार हमें पूछना होता है। समझ रहे हो? चित्र से जुड़ी हुई कई बातें होती हैं जो कि याद आ जाती हैं। चित्र दिखा करके पूछते हैं कि नहीं, बताइए भाई इसके बारे में क्या जानकारी आपको, इससे जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं, तो चित्र के माध्यम से भी हम पूछ लेते हैं। इसके अलावा और मतलब एक प्रॉब्लम वाले चित्र भी होते हैं, समस्या से भरे चित्र भी होते हैं, आपको इसमें बताना होता है। जैसे अंतर खोजने वाले आपने देखे होंगे चित्र, 2 चित्र बना दिए सेम से और उनमें कुछ बारीक से अंतर कर दिए, फिर कहा कि दोनों में अंतर ढूंढो। ठीक है, मिलान करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। उदाहरण देखिए आप, जैसे कि भूल भुलैया। भूल भुलैया आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे मैं बताऊंगा आपको। अंतर खोजो, आपने अखबार इत्यादि में चित्र देखे होंगे, 2 कार्टून देखे होंगे, उनमें लिखा जाता है कि अंतर खोजो, अंतर बताना फटाफट। एक की जूती पहन रखी है, उसने भी जूती पहन रखी है, एक ने चश्मा लगा रखा है, उसने भी चश्मा लगा रखा है, लेकिन एक ने टाई लगा रखी है लेकिन इसने टाई नहीं लगा रखी है। ऐसे अंतर खोजना होता है, बारीक सा अंतर होता है। ठीक है, मिलान करो, मिलान करना होता है आपको। ठीक है, इस तरह से चित्रित प्रश्नावली में ये कार्य होता है, इससे भी हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, आगे हमारी इसमें लास्ट होती है मिश्रित प्रश्नावली। हमने कहा कि 4 तरह की होती हैं, तो मिश्रित प्रश्नावली में क्या होगा? उपर्युक्त तो 3 प्रकार की प्रश्नावलियों के इसमें प्रश्न मिश्रित हो जाते हैं, तीनों को मिक्स कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा इसी प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा किस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर में मिश्रित प्रश्नावली लिखना होगा अपने को। क्या? मिश्रित प्रश्नावली, क्योंकि मिक्स कर दिया जाता है। उसमें आपके खुले प्रश्न भी होते हैं, बंद प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा चित्र वाले प्रश्न भी होते हैं, सारे मिक्स करके पूछते हैं हम, एक से नहीं पूछते कोई डायरेक्ट कि भाई आपको केवल खुले प्रश्न ही पूछेंगे, कोई बंद प्रश्नावली ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है, सबको मिक्स करके पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग मिश्रित प्रश्नावली का ही होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि प्रश्नावली विधि क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने स्पष्ट आपको एक लाइन बताई कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, यही आपकी प्रश्नावली विधि होती है।
आप अच्छे से इस बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, आपको और मैं अच्छे से यहां पर बता देता हूं कि इस विधि को बहुत वैज्ञानिक नहीं समझा जाता है। ठीक है, यानी जो विधि हमने अभी पढ़ी है प्रश्नावली, इस प्रश्नावली विधि को बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, यानी कि वैज्ञानिक नहीं समझा जाता। संभव है कि प्रश्न सुनियोजित, पर्याप्त, विवेकपूर्ण या निश्चित उत्तर प्रदान करने वाले नहीं हो। ठीक है, वो विवेक से युक्त नहीं हो, सुनियोजित नहीं हो। ठीक है, संभव है कि उत्तर देने वाले व्यक्ति प्रश्नों के गलत अर्थ निकालें, ठीक उत्तर नहीं दें। तो फिर हम कैसे पता लगा पाएंगे बताइए? जरूरी नहीं कि जो कुछ हमने लिखा है वो उसको उसी रूप में समझेगा और जैसा उत्तर उसको देना चाहिए वैसा देगा, वो जरूरी नहीं है। वो बनावटी भी दे सकता है, जानबूझ के गलत दे सकता है, जिसके वजह से संकलित आंकड़ों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। तो फिर हम तो केवल आंकड़ों के आधार पर ही आगे निष्कर्ष निकालेंगे, जो कि ज्यादा ठीक नहीं है। ये भी विश्वसनीय नहीं कह सकते हम इसको। संभव है कि जिन व्यक्तियों के पास प्रश्नावली भेजी जाए उनमें से बहुत से उनको वापस न करें, यानी कि बहुत से क्या वापस कर देते हैं, इसलिए हम ज्यादा लोगों के विचार नहीं ले पाते हैं। और इसमें क्या होता है, अनजान है कोई व्यक्ति, आपको जानता नहीं है, आप मान लो प्रश्नावली भेज रहे हैं, तो वो क्यों करेगा सॉल्व भाई? बताइए क्यों करेगा सॉल्व? तो इस तरह की समस्या इसमें आ सकती हैं। तो इस तरह से इस विधि के दोष भी हम इनको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कारगर विधि है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, कितने प्रकार की होती है प्रश्नावली, ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आशा करते हैं आपको ये बात सब अच्छे से क्लियर होगी होंगी। आपके एग्जाम की दृष्टि से जो कुछ भी इसमें महत्वपूर्ण है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर एकत्रित किया है, सारा कुछ संकलित किया है। इसमें इससे बाहर आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बस केवल इंपॉर्टेंट है तो वो है याद रहना, आपको समझ में आना, वो आपको आना चाहिए, और वही मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इसको तैयार करें, अच्छे से अपने दोस्तों को शेयर करें, सबको, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पहुँच सके और लोगों को फायदा मिल सके। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य है। आप PDF नोट्स चाहते हो, लाइव क्लास लेना चाहते हो, टेस्ट आप देना चाहते हो, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, अभी फटाफट डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पर जाइए, मिशन करियर क्लासेज। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लोगो है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम।